मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ रहे हैं मुद्रा के बारे में। आज मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन का एक अविभाज्य एवं आवश्यक अंग है। हम उसकी प्रकृति, कार्य एवं महत्व के स्वभाव से परिचित हैं। मुद्रा के बारे में प्रोफेसर मार्शल ने तो कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका, उपभोग की नियंत्रक, विनिमय का आधार तथा बचत एवं विनियोग की प्रेरक है। मुद्रा के विकास की बात करें तो मुद्रा के विकास मानव सभ्यता के विकास से संबंधित है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार सभ्यता के अन्य आवश्यक तत्वों के समान मुद्रा भी एक प्राचीन संस्था है। इसका प्रादुर्भाव उस युग में हुआ जब मानव मस्तिष्क में नए विचारों की वृद्धि के लिए परिपक्व हो चुका था। सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी और आत्मनिर्भरता के कारण विनिमय का अभाव था। पर सभ्यता के विकास के साथ साथ आवश्यकताओं में वृद्धि से विनिमय आवश्यक समझे जाने लगा। अतः वस्तु विनिमय की युग की शुरुआत हुई। वस्तु विनिमय से मानव को अधिकतम संतुष्टि, उत्पादन में कुशलता, दासता से मुक्ति तथा पारस्परिक सद्भाव में वृद्धि का लाभ मिला। परंतु साथ ही वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग का अभाव, प्रमाणिक मूल्य मापक की अनुपस्थिति, वस्तु की अविभाज्यता, संचय शक्ति का अभाव, भविष्य में भुगतान की कठिनाई तथा मूल्य हस्तांतरण की समस्या से एक ऐसे माध्यम की खोज की जाने लगी जिससे वस्तु विनिमय की उपयुक्त समस्याओं से छुटकारा मिले और वस्तुओं के लेन देन अथवा क्रय विक्रय में सुविधा तथा सरलता हो। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मानव की विनिमय की बढ़ती हुई आवश्यकता ने मुद्रा के आविष्कार को जन्म दिया। सभ्यता के क्रमिक विकास तथा समय और परिस्थितियों के अनुकूल मुद्रा के स्वरूप में भी विकास की प्रक्रिया निरंतर चालू रही। आखेट युग में पशुओं की खाल, खुर, चमड़ा, दांत तथा हथियार मुद्रा के रूप में काम आने लगे। पशुपालन युग में पशु, दूध तथा ऊन मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। कृषि युग के प्रारंभ से मुद्रा का स्वरूप बदला और अन्न, तंबाकू, नारियल, अंडे, सीप आदि मुद्रा का कार्य करने लगे। औद्योगिक युग के सूत्रपात से मुद्रा के विकास में नया दौर चला। इस युग के प्रारंभ में धात्विक मुद्रा का प्रचलन हुआ था, पर आधुनिक विशिष्टीकरण के युग में सांकेतिक मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ है। कागज के नोट, चेक, हुंडियाँ आदि नगदहीन समाज की ओर अग्रसर होने का परिचय। इस तरह मुद्रा का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है। मुद्रा शब्द अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, पर मोनेटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मनी शब्द से हुई है, जो रोम की देवी जूनो का प्रारंभिक नाम था। देवी जूनो को स्वर्ग की रानी माना जाता था, अतः मुद्रा को भी स्वर्गीय सुख प्रदान करने का प्रतीक माना गया था। दूसरी विचारधारा के अनुसार मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूनिया शब्द से मानी जाती है, जिसका संबंध अर्थात पशुधन से है। चूँकि पशु युग में मुद्रा के रूप में विनिमय के माध्यम थे, अतः मुद्रा शब्द उसी से प्रचलित हुआ। मुद्रा के स्वरूप
अथवा प्रकृति को समझने के लिए मुद्रा की परिभाषाओं को समझना आवश्यक हो जाता है। अर्थशास्त्र के अन्य क्षेत्रों के समान मुद्रा की भी एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। समय और परिस्थितियों में मुद्रा से परिमुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन ने अर्थशास्त्रियों को मुद्रा की सर्वग्राह्य परिभाषा देने को प्रेरित किया। इसमें मुद्रा की भी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला विचारानुसार और दूसरा प्रकृति अनुसार। यदि विचारानुसार परिभाषाएं देखें तो इसमें मुद्रा के क्षेत्र में विश्वास पर आधारित मुद्रा की परिभाषाओं में व्यापक, संकीर्ण तथा आधुनिक दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। जहां प्रोफेसर रॉबर्टसन ने संकीर्ण अर्थ में केवल धातु मुद्रा को ही मुद्रा माना है, वहां व्यापक दृष्टिकोण में हार्टले विदर्स ने धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा तथा साख मुद्रा सभी को मुद्रा माना है। उचित एवं आधुनिक दृष्टिकोण से एली व मार्शल ने मध्यम मार्ग अपनाया है। संकीर्ण परिभाषाओं में प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में अथवा व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। उसके अनुसार केवल धात्विक मुद्रा को ही मुद्रा की श्रेणी में सम्मिलित किया जाने से मुद्रा के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक संकुचित कर दिया है। व्यापक परिभाषा में प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। इसी प्रकार प्रोफेसर कॉल के अनुसार मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती है। इन दोनों परिभाषाओं में यद्यपि कोल की परिभाषा का क्षेत्र कुछ सीमित है, पर हार्टले विदर्स की परिभाषाओं ने मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश कर लिया है जो मुद्रा के कार्य करें, अर्थात धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा, जिसमें चेक, हुंडियां और विनिमय पत्र आदि आते हैं, सभी मुद्रा है। इससे मुद्रा का क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो जाता है। आधुनिक एवं उचित दृष्टिकोण की परिभाषा। इस वर्ग में प्रोफेसर एली, प्रोफेसर मार्शल तथा किन्स को शामिल करते हैं, जिन्होंने संकुचित एवं व्यापकता में मध्यम दृष्टिकोण अपनाया। इनके अनुसार मुद्रा के अंतर्गत धात्विक और कागजी मुद्रा आती है, साख मुद्रा को नहीं माना है। यह अन्य यह इनके द्वारा दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट है। जैसे कि एली के अनुसार मुद्रा कोई भी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्य ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना संकोच अथवा बिना विशेष जांच के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा खर्चों के भुगतान के रूप में साधारणतः प्रचलित है। किन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण परिसमितियों तथा कीमत परिसमितियों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साख मुद्रा, चेक, हुंडी, विनिमय पत्र वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान में निसंदेह व बिना विशेष जांच पड़ताल के स्वीकार नहीं किए जाते हैं। अतः मुद्रा में धात्विक
तथा पत्र मुद्रा का समावेश ही उपयुक्त लगता है। रॉबर्टसन की परिभाषा एकदम संकीर्ण है, क्योंकि वह केवल धात्विक मुद्रा को ही मुद्रा मानता है, जबकि आज कागजी मुद्रा का विस्तृत बोलबाला है। इसी प्रकार हार्टले विदर्स ने मुद्रा की अति विस्तृत परिभाषा देकर क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना दिया। साख मुद्रा को मुद्रा में शामिल करना उचित नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में मार्शल, एली और कीन्स का दृष्टिकोण उचित है। प्रकृति के आधार पर परिभाषाएं। मुद्रा की प्रकृति के अनुसार दी गई परिभाषाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रोफेसर नेप तथा हार्ट्रे ने मुद्रा को वैधानिकता के आधार पर परिभाषित किया। प्रोफेसर हार्टले विदर्स, टॉमस सिजविक ने मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषाएं दी है, जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को सर्वग्राह्यता के आधार पर परिभाषित किया है। वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाओं में प्रोफेसर नेप तथा हार्ट्रे के अनुसार वे ही वस्तुएं मुद्रा हैं जिन्हें राज्य वैधानिक रूप में घोषित करे और वह वस्तुओं के भुगतान में विधिग्राह्य हो। प्रोफेसर नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। इसी प्रकार हार्ट्रे के अनुसार मुद्रा के 2 पहलू होते हैं। प्रथम, यह हिसाब की इकाई है और दूसरी यह विधिग्राह्य है, अर्थात वस्तु मुद्रा होने के लिए उसके पीछे स्वीकार करने के लिए वैज्ञानिक बाध्यता हो। आधुनिक युग में ये परिभाषाएं उपयुक्त नहीं लगती, क्योंकि एक तो विनिमय स्वतंत्र एवं ऐच्छिक आदान प्रदान है और दूसरा जनता का विश्वास उठ जाने पर वैधानिक मुद्रा स्वीकार न की जावे। जैसे 1923 में जर्मनी का मार्क वैधानिक होने पर भी सर्वमान्य प्राप्त न कर सका। इसमें आंशिक सत्यता है, किंतु वस्तु को वैधानिक मुद्रा घोषित किए जाने पर वह प्रचलन में रहती है। अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा उसका उदाहरण है। अब हम बात करें वर्णात्मक परिभाषाओं की। वर्णात्मक परिभाषा, इसके अंतर्गत मुद्रा की परिभाषा उसके कार्यों के आधार पर की गई है। जैसे हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसमें वस्तु के रूप और गुणों की अवहेलना करते हुए मुद्रा के कार्यों को प्रधानता दी है। प्रोफेसर कॉलबॉर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। नोगारो के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में काम करती है। इसी प्रकार की परिभाषाएं हिट्सकी, क्राउथर आदि ने दी हैं, जिनमें मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें मुद्रा की सर्वग्राह्यता तथा वैधानिक पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया। यह उपयुक्त नहीं, क्योंकि वस्तु में सर्वग्राह्यता तथा वैधानिकता न होने पर उसको कार्यों के अनुसार मुद्रा नहीं माना जा सकता। अब हम बात करें सामान्य स्वीकृति अथवा सर्वग्राह्यता पर आधारित परिभाषाएं। इस वर्गीकरण में मुद्रा की उन परिभाषाओं का समावेश है जो मुद्रा की सामान्य स्वीकृति या मुद्रा की सर्वग्राह्यता पर बल देती हैं। इस प्रकार की परिभाषाएं सेलिगमैन, क्राउथर, किन्स, कॉल, वाकर आदि अर्थशास्त्री ने दी है। जैसे मुद्रा केवल वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, ये कहना था प्रोफेसर सेलिगमैन का। क्राउथर के अनुसार कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्य स्वीकार की जाती हो और उसी समय मूल्य मापक या मूल्य संचयन का कार्य करती हो, मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर कॉल के अनुसार मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जिससे वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। यह कोई वस्तु है जो साधारणतः तथा व्यापक पैमाने पर भुगतान के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है और साधारण ऋणों के भुगतान में स्वीकार की जाती है। प्रोफेसर केंट के अनुसार
मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे साधारणतः विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन सब परिभाषाओं में शब्दों की हेरफेर तथा थोड़ी बहुत विभिन्नता होने पर भी सभी को सामान्य स्वीकृति को मुद्रा का आवश्यक गुण माना है। अतः सभी में साख पत्रों को मुद्रा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनमें सामान्य स्वीकृति, स्वतंत्र एवं ऐच्छिक हस्तांतरण तथा विनिमय के माध्यम और मूल्य के मान के रूप में मान्यता का अभाव है। अब हम बात करें कि मुद्रा की उपयुक्त परिभाषा क्या होगी। अभी तक हमने बहुत सारे विद्वान अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं का अध्ययन किया है, और उसके पश्चात अब हम एक सरल और सही परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, भावी ऋणों के भुगतान का मापदंड, मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मुद्रा कहलाती है। इस संदर्भ में साख पत्र तथा प्रतिभूतियां भी अगर किसी क्षेत्र में सर्वग्राह्य हो तो उस क्षेत्र में ये भी मुद्रा ही माने जाएंगे। अन्यथा साख पत्र व प्रतिभूतियों को साधारणतः मुद्रा की श्रेणी में नहीं लिया जाता, क्योंकि उनमें सर्वग्राह्यता, स्वतंत्र एवं ऐच्छिक हस्तांतरण, मूल्य के मान और संचय के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होता। इसी कारण विद्वान मुद्रा और चलनार्थ में भेद करते हैं। उनके अनुसार करेंसी देश में प्रचलित विधिग्राह्य धात्विक सिक्कों व पत्र मुद्रा को कहते हैं, जबकि मुद्रा में धात्विक सिक्कों, कागजी मुद्रा के अतिरिक्त साख पत्रों को भी शामिल किया जा सकता है, चाहे वे विधिग्राह्य नहीं हो। थैंक यू।